बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन पर लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 11 नशिस्तें हैं, जिनमें से 6 जनरल नशिस्तें हैं, 2 ख़वातीन की हैं और 2 टेक्नोक्रेट की हैं। ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान तय करदा फार्मूला कामयाब हो गया है। 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत को और 5 अपोजिशन को मिल गई हैं। सेनेट इलेक्शन के मामले पर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी भी देखने में आई। नामों की नामजदगी, नामों में रद्दोबदल, अपोजिशन के साथ बिला मुकाबला सेनेटर के इंतखाब के लिए मामला तय करने पर PTI के अंदर भी इख्तलाफात देखने में आए, जिसकी वजह से हल्फ बर्दारी के लिए गुज़श्ता रोज़ बुलाया गया इजलास भी मुलतवी करना पड़ा। तहम पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कामयाब 25 अरकान असम्बली से हल्फ लिया, जिसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चैलेंज कर दिया है। दूसरी तरफ पंजाब की सेनेट नशिस्त पर PMLN ने मैदान मारा है। लीगी उम्मीदवार अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। इसी तमाम तर मौजू से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का मैं तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, और आज हमें पहले हिस्से में प्रोग्राम के ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद हमीद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको जी खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो अब सेनेट इलेक्शन का मामला है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो मज़ाहमत की बात होती है, फिर मुफाहमत कर ली गई, जो तयशुदा एक फार्मूला बनाया गया उसमें उनको कामयाबी भी हासिल हो गई, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बढ़तरी हासिल हुई KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसको बरकरार भी रख पाएगी? नहीं, देखें, बढ़तरी तो उन्हीं की थी और उनके पास मौजूद है, इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। असल इशू ये था कि इनको अपने लोगों पे एतमाद नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई और जो दुश्मन, जो चोर, जो डकैत, जो मोहब्बत, जो चाहे वो पेशावर की BRT हो या 25 अरब रुपए कैश निकलना हो, सारे के सारे एक हो गए। वो मकाम महमूद क्या कहते हैं ना जी, सारे उस पर सारे के सारे इकट्ठे पहुंच गए, जहां बंदा ना बंदा नवाज, सारे इकट्ठे हो गए कि जो था ये सियासत और राजनीति इसका खेल है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि PTI ने अपने लिए आला और अरफा मकाम बनाया था और ये कहा था कि जी जो मर्ज़ी हो जाए, हम इनके साथ नहीं मिलेंगे। पहले पंजाब में 2 दफ़ा ये कर चुके, KP में हमेशा से वोट बिकता आया है, अब भी वही चांस था। तो अली अमीन की भी इस हवाले से सियासी तौर पे लड़खड़ाहट वाज़े थी कि उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन जो कुछ PTI के अंदर लोगों ने किया वो तो सियासी तौर पे बेदारी की बात थी ना कि जी हमारे नाम आए हैं, लेकिन फिर सबको इसी बुनियाद पे खामोश कराया गया कि ये खान ने कहा है। अब जब खान साहब के पास कल उनकी बहनें और वकला पहुँचेंगे, नॉर्मली मंगल को ही मिलते हैं, तो खान साहब क्या कहेंगे? क्योंकि उनके नाम पे ये कहा गया कि उन्होंने सेनेटर मिर्ज़ा को भी ओके किया और जो इन्होंने लिस्ट दी थी मुराद सईद समेत सबको कहा कि ये हो जाए, मिशाल का भी नाम दिया और बाकियों को कहा विड्रा कर जाए। पूरी पार्टी इस बात पे खड़ी थी कि खान ने फैसला दिया है और ज़्यादातर लोग फिर विड्रा भी कर गए। वोटिंग तो इसीलिए हुई ना कि कैंडिडेट और मौजूद थे जो वापस नहीं हुए थे। तो ये चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में ना इस्लाहात की अशद ज़रूरत है और ये सब मानते हैं, लेकिन जब करने की ज़रूरत होती है तो सारे अपनी अपनी शर्तें लगा के भाग जाते हैं। जैसे PMLN की गवर्नमेंट थी, सैकड़ों मतलब दर्जनों मीटिंग्स हुई और जिस दिन फाइनल होना था इंतखाबी इस्लाहात का, उस दिन शिबली फराज ने, मैं ये कई दफ़ा प्रोग्राम में कह चुका, शिबली उसको कहा परवेज़ रशीद को कि हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया और अब हम जा रहे हैं, और उसमें आरिफ अलवी MNA के तौर पे बैठा करते थे और मीटिंग्स में शरीक हुआ करते थे। फिर खान साहब ने शुरू किया जिसमें नाराज़गी पहले दिन ही वोटिंग पे शुरू हुई थी और कुछ भी ना हुआ। तो फिर एक दौर में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए कि जी सेनेट के इंतखाबात ओपन कराए जाएं, सीक्रेट बैलेट पे ना हो, और उस सीक्रेट बैलेट पे ही उन्होंने 34 वोटों वाले सादिक संजरानी को जितवा के PTI ने कहा, और पीपल्स पार्टी मिली हुई थी उसमें साथ, कि देखें ये लोगों का ज़मीर जाग गया और उन्होंने हमें वोट दे दिए। अब आगे चलें तो आज जो सिचुएशन है ये बात वाजे करती है, चाहे वो 9 फरवरी हो 2024 हो, वो 18 के इलेक्शन हो जुलाई के, या अब ये सेनेट के इंतखाबात हों, चीज़ें हमारी क्रिस्टल नहीं है। ये बात सियासी जमातों को आपस में तय करनी चाहिए। क्यों बाहर से लोग आते हैं, कैसे वो डोमिसाइल बनवा लेते हैं। वो अब तो फैसल जावेद का भी कह रहे हैं कि जी वो सवाबी का बस ऐसा ही है, जैसे वो कहते हैं ना कि शाहरुख खान और मरहूम दिलीप कुमार का ताल्लुक पेशावर से था, इतना ही ताल्लुक उनका भी इधर KP से सवाबी से है। और तला महमूद कभी इस्लामाबाद में थे, अब फिर वो KP के हो गए, चित्राल से इलेक्शन लड़ा, JUI से निकले और अब पीपल्स पार्टी से हो गए।
तो ये बातें जाहिर करती हैं कि जो भी जमात है सब राजनीति का खेल है। ये लोगों को चूरन बेचा जाता है कि जी हम आवाम के लिए आए हैं और हम ख्वास की बात नहीं करेंगे, सारे ख्वास के पीछे खड़े होते हैं। सही जी। शाहिद हमीद साहब, एक तरफ तो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक उनकी जारी है, अब दूसरी तरफ पेशावर में सेनेट इलेक्शन में जो अपोजिशन जमातों के साथ गठजोड़ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा हिकमत अमली बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी कामयाब रही? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज ये बात साबित हो गई है, बल्कि इससे पहले भी साबित होती रही है, लेकिन आज एक मरतबा फिर साबित हो गई है कि पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ये हस्ब ज़रूरत और वोट की ज़रूरत एक दूसरे का हाथ थामते भी हैं और मजबूती के साथ थामते हैं। जब ये खबर ब्रेक हुई थी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर इलेक्शन करेंगे और 11 नशिस्तों पर ये अपने मुतफिका उम्मीदवार लेकर आएंगे, तब से डाउट किए जा रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो पीटीआई है उसकी पॉलिसी एंटी मुस्लिम लीग और एंटी पीपल्स पार्टी है, इसी तरह उन दोनों पार्टियों के हवाले से भी यही मामला थे। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर बार बार ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर रहे थे कि वो मिलकर इलेक्शन करेंगे और न सिर्फ ये कि मिलकर इलेक्शन करेंगे बल्कि अपने उम्मीदवारों को कामयाब भी कराएंगे। और आज सुबह से जो कुछ असम्बली में हो रहा था, हम देख रहे थे कि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर दोनों मिलकर निगरानी कर रहे थे सारे प्रोसेस की। जो भी एमपीए अंदर जा रहे थे वोट डालने, वो हर एक एमपीए को खुद ब्रीफ कर रहे थे और उसका नतीजा हमारे सामने है कि दोनों जमातों के जो 11 कैंडिडेट थे, मुतफिका कैंडिडेट थे, वो कामयाब हो गए हैं। इसमें ये बात अगरचे थी कि जो पीटीआई के अदरवाइज कैंडिडेट खड़े हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन कल रात गए जो मुज़ाकरात होते रहे वज़ीर आला के और उन कैंडिडेट्स के, वो तमाम विड्रा कर गए। एक खुर्रम ज़ीशान के अलावा खुर्रम ज़ीशान सिर्फ मैदान में रहे, लेकिन वो भी आज कोई वोट ले नहीं पाए। और अगर आप वोटों का तनासुब देखें तो मुराद सईद जो कि मौके पर मौजूद भी नहीं है, टीम में भी नहीं है, वो सबसे ज्यादा वोट ले रहे हैं, 26 वोट वो ले रहे हैं। फिर फैसल जावेद चूंकि वो भी कहा जा रहा था कि यही के एक कैंडिडेट हैं, लिहाजा वो आप देखिए कि उन्होंने 22 वोट लिए हैं। और मिर्जा अफरीदी और नूरुल्लाह कादरी साहब भी 21 वोट ले रहे हैं। 90 वोट्स हैं ये टोटल, अगर आप इन्हें कैलकुलेट कीजिए तो ये 90 वोट्स बनते हैं। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो अपने 53 वोट पूरे उठा रही है। अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो तालक दरवेश और नियाज अहमद जो कि इंजीनियर अमीर मकाम के साहिबजादे हैं, वो दोनों 18 वोट ले रहे हैं। तला महमूद जिनका एक रिकॉर्ड रहा है कि वो हाईएस्ट वोट लेते रहे हैं, वो उन्होंने इस मरतबा गो के कम वोट लिए हैं, 17 वोट लिए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज हैं उनकी तादाद 10 है, उसके बावजूद उन्होंने 17 वोट लिए हैं। यानी एएनपी और पीटीआईपी का जो वोट है, जो 7 वोट उनके बनते हैं, वो उन्हें उनकी तरफ आए हैं। और ये बात साबित करती है कि और हुकूमत जहाँ है अपनी मर्जी के लिए, अपने जरूरियात के मुताबिक और अपने हालात के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए भी तैयार हैं। और शायद ऐसे ही एक नज़ारा हमें 31 तारीख को भी मिले, क्योंकि 31 को एक मतलब फिर सेनेट की एक नशिस्त पर इलेक्शन होने जा रहा है। डॉक्टर सालिया मिश्र की जो नशिस्त खाली पड़ी है उसमें इलेक्शन होने जा रहा है और पीटीआई की तरफ से मशाल यूसुफजई को उसमें कैंडिडेट रखा गया। तो ये हो सकता है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो विड्रा कर जाए उनके हाथ में। जरूर ना तो फिर पीटीआई को नून लीग के साथ के साथ और ना ही के साथ। सही जी। अयाज साहब, ये जो बाहमी इत्तेहाद देखा गया, भाईचारे का सबूत, पहले हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें गर्म होती थी जब भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करते थे। अब ये जो भाईचारा, बाहमी इत्तेहाद, खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो वहाँ पर हुकूमत में है और दीगर अपोजिशन में, तो जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई, आपके ख्याल में ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही? और आने वाले दिनों में भी देखा जाए तो क्या ये जो मज़ामत मुफाहमत का एक बयानिया है, फिर वो कौन सा बयानिया आप लेकर चलेगी? देखिए दुआ, ये बयानिए शयानिए सब चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ। आप ये अंदाज़ा करें कि मुराद सईद का जब नाम सामने आया बतौर उम्मीदवार, तो क्या कोई सोच सकता था कि मुराद सईद को सेनेटर मुंतखब होने दिया जाएगा? जबकि राना सनाउल्लाह और साद रफीक को इजाज़त नहीं मिल सकी थी कि वो इलेक्शन भी लड़ें सेनेट का। बड़ी ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो दोनों सेनेट का इलेक्शन लड़के वहाँ सेनेट में आ जाएँ। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, इसका मतलब है। और ये जो हुकूमत और अपोजिशन को आप क्रेडिट देते जा रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया, ये क्रेडिट किसी और का बनता है।
जाहिर है जिन्होंने बिठा के इनको समझाया, फैसल जावेद और मुराद सईद आ गए, उसके बाद फिर नूरुल्लाह कादरी और बाकी भी आ गए। ये सेनेट का अब ये बखेड़ा ही बड़ा मजे का है। तलहा महमूद JUI, उसके बाद वो आलम इस्लाम की खिदमत जब बहुत ज़्यादा कर ली उन्होंने, फिर पीपल्स पार्टी, दिलावर खान गालिबन हमेशा नून लीग के ही उम्मीदवार रहे हैं पिछले माजी में, उनके टिकट पे होते रहे हैं, वो भी आपके सामने है। तो माल ये है कि वो चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता। और वो जो PTI पे आप वो जो तानाजनी कर रहे हैं ना कि वो कहाँ गई, वो ये बहुत पुरानी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं PTI की। जब पंजाब में उन्होंने कर लिया था तो फिर यहाँ क्या इशू था, क्यों ना करते, उनको करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में इमरान खान की प्रायोरिटी ये होगी कि मुराद सईद और फैसल जावेद हो जाएं, बाकी उसके बाद जो मर्जी आ जाए, जो मेरा ख्याल है। क्योंकि जिस तरह का माइंड सेट है बानी PTI का, वो यही है कि क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरे बहुत वफादार और करीबी लोग हैं। मुराद सईद को तो हमने देखा भी नहीं, एक मुद्दत हो गई कि कहाँ है वो, लेकिन इसके बावजूद वो आज सेनेटर आपके सामने मुंतखब हो गए। और बाकी रहा वो तहरीक शरीक, वो अभी तक कारकुनों को समझ ही नहीं आ रही क्योंकि तहरीक चलानी है नहीं चलानी, क्योंकि ये डिवाइड ऊपर नजर आ रही है उनके लीडरशिप में। तो उसके बाद वो कैसे वो उस कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि जी वाकई हमें लेके ये चलने लगे आगे। तो रौला वही है कि ज़रूरत के वक्त इस मुल्क में यही है, जब PTI ये कहती है कि हमने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट, उनको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हम सांस लेना मुश्किल है हमारा। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट अगर आ गई इस बात पे बात करने पे, तो उसके बाद उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। ये इलेक्शन है एक, फिर उनके लिए हर इलेक्शन आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात ठीक है, ये सेनेट का हमेशा से ये होता है, ये चले एक बंद बांधा इन्होंने वो दोनों ने मिलके कर लिया। ये सेनेट का इलेक्शन उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह एक MNA का होता है। ये सेनेटर का इलेक्शन भी जैसे अमेरिका में होता है, इलेक्शन लड़ के सेनेटर को आना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है दुआ, अगर वो पूरी हो तो। जी क्या? फॉर्म 47 नहीं। सही है, आवाम का हकीकी नुमाइंदा हो तो फिर समझ आएगी कि वाकई को सेनेटर हो। जी फैसल साहब, मतलब इंतखाबी इस्लाहात जिसकी आमिर साहब भी बात कर रहे थे और अभी अयाज साहब ने भी बात की, इसकी तो सख्त ज़रूरत है। लेकिन अभी जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सेनेट की हम बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही गेम कर रही है? लेकिन इंतखाबी इस्लाहात की तो पाकिस्तान को ज़रूरत होगी ना, पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत होगी। इन सियासतदानों को तो इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, इनको तो यही इस्लाहात जो मौजूदा निज़ाम है यही सूट करता है ना। अब इन्होंने जो एक कंबाइंड इलेक्शन लड़ा, बात ये होती है कि नाकामी और कामयाबी के म्यार का तयन क्या है इनकी नज़र में। ज़्यादा सीटें लेना अगर कामयाबी का म्यार है, चाहे वो कैसे भी आ जाए, तो फिर मुस्लिम लीग नून से क्या शिकवा। वो 2024 में फॉर्म 47 पे जीती थी, 2028-29 में जब भी इलेक्शन हो फॉर्म 48 पे जीत जाए। फिर जिन लोगों पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं 47 का, तो आप किस बुनियाद पे जो है वो शिकवा करेंगे। जो बैरिस्टर सैफ की और इमरान खान की मुलाकात हुई थी, उसका ही असरात है ना इलेक्शन में कि मुराद सईद जो है वो ये इलेक्शन लड़े भी और जीत भी गए। अब पता नहीं वो हल्फ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, लेकिन बहरहाल वो जीत गए। तो वो ऐसे तो नहीं जीत गए जैसे वो अयाज साहब भी ये बात कह रहे हैं। तो इसके पस मंज़र में कुछ और कुछ हुआ है ना। उसके पस मंज़र जिस तक हम और आप नहीं समझ रहे, हम और आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि दो जमातों में ज़मीन और आसमान में, आग और पानी में जो है वो एक इत्याद हो गया, सब एक हो गए। तो ये यही अगर आपकी सोच है, तो जो आपने इतनी बड़ी जद्दोजहद की है, इतनी एक नाकाबिले क्या कहें यकीन आपने जो है ना इमरान खान ने कुर्बानी तो दी है, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। तो वो इस दिन के लिए दी थी। जो लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, जो पूरी लोग क्या खड़े हुए, पूरी कौम खड़ी है, कौम की इस दिन के लिए खड़ी हुई है कि जब आपका दिल चाहे जो है वो आप जो इन लोगों से मिल जाएं। तो फिर आपने इस कौम को क्यों कोई आने वाले वक्त में भी अगर आपने यही काम करने हैं सारे, तो या तो आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं या फिर ये कौम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। जो उन्होंने आपको 2024 में वोट दिया था, आपके इंतखाबी निशान तलाश करके वोट दिया था। एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन थी कि जिसमें पता नहीं चल पा रहा था कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है, लेकिन लोगों ने निकल के तलाश किया,
पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उस दिन इलेक्शन में निकले। आज तक वो इलेक्शन अगर आज मुतनाज़ा है तो कौम की वजह से मुतनाज़ा है, नहीं कौम जो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। लेकिन आपके फैसले उस इलेक्शन को रिकग्नाइज करते हैं, आपके फैसले इस बात की गवाही देते हैं कि अगर मुस्तकबिल में भी ये काम हुआ तो आप अपनी ज़रूरत के तहत, अपने मफादात के तहत उनको कबूल कर लेंगे। ठीक है, फिर आप जो है वो कबूल करें। जो इस कौम का जो ख्वाब है ना, ये जो देखिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, ये जो कौम खड़ी हुई है ना इमरान खान के साथ जो नज़र आती है, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई, वो बुनियादी तौर पे निज़ाम के खिलाफ खड़ी हुई है। लोगों ने एक आवाज़ समझी इमरान खान की आवाज़ जो है निज़ाम के खिलाफ है, तो ये हमारा मसीहा बन सकता है। लेकिन इमरान खान के इतराब में तो जितने भी लोग हैं, उनकी जो शक्लें हैं A to Z, वो तो खुद उस निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। अब इमरान खान की मर्जी से सारा काम हुआ है तो ठीक है, मुस्तकबिल में भी आप इस तरह के कामों के लिए तैयार रहें। 2024 नहीं होगा, आइंदा 2018 हो जाएगा। सही 18 हो या 24 हो, दोनों चीजें जो है पाकिस्तान के लिए नुकसान कि हम अगर 24 की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम 18 के साथ हैं। 18 को भी जो हुआ वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान देता, जो 24 को हुआ वो तो चले तबाही थी, लेकिन 18 भी जो है पाकिस्तान के लिए उसने तबाही मचाई ना पाकिस्तान में, कुछ अच्छे असरात तो नहीं आए, निज़ाम तो आपका नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि आइंदा भी आपको फिलहाल जो है ऐसे ही होगा, इस कौम को एक और जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। जी इलियास साहब, मतलब जिधर मफादात हैं फिर वहाँ पर आपकी तहरीकें, बयानियाँ ये सब बेमानी हो जाती हैं, या एक सियासी मुफाहमत जो हमें यहाँ देखने में आया ये आगे भी अगर आ जाए, जो मामला जिसकी वजह से आप सियासी इस्तेहकाम को तरसते हैं, मौशी इस्तेहकाम को तरसते हैं, तो अगर ये बाहमी इत्तफाक वहाँ भी नज़र आए तो क्या ये अच्छी बात हो? इलियास साहब देखिए, बाहमी इत्तफाक ये इनका जो है जो सारा है ये सियासी तौर पर नहीं है कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाई जाए या उस तरह की है, ये इन्होंने अपना मुफाद देखा, उसके मुताबिक देखा सीटिंग, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये जो था ये तरीक़ाकार बिल्कुल उनको बड़ा उनके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि अभी तो इन्होंने 1-2 के करीब सीट जो लूज़ की है, हालांकि इनको KP में 11 में से लेनी चाहिए थी, ज़्यादा सीटें लेनी चाहिए थी, 8 लेनी चाहिए थी, इनकी अक्सरियत थी, लेकिन जो अब सीटें इन्होंने लूज़ की, जैसे भी आगे मखसूस नशिस्तें और जो सारा इनके साथ हुआ, तो इनको ये था कि इनके बंदे अगर टूट जाते हैं तो फिर इनको कम सीटें इस तरह या कुछ इस तरह ना हो जाए, तो ये फिर इन्होंने बैठ के आपस में किया। अगर ये कि बंदा ना बैठ जाता तो फिर इनके लिए ये सारा करने का ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा हो जाना। तो अब भी जो है इनको सीधा हुआ, 6 सीटें मिल गई, जैसे 4 जनरल मिल गई और दूसरे मिल गई, तो उधर उनको ये इस तरह मिल गया सारा। तो उन्होंने अपने मुफादात देखे कि सीटों पे कि हम लूज़ ना करें। उन्होंने गवर्नमेंट ने भी अपने हुकूमत इत्तेहादियों ने भी यही देखा कि इसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा, तो ये बिल्कुल उससे चले हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी इसको कह लें नहीं हुई, तो जो भी हुआ है आपस में जिस तरह भी कह लें कि बंदर बांट हुई है, तो इसमें आपने किया, क्योंकि इसमें सारा देख लें इससे पहले क्या क्या बातें उठती रहीं कि KP के जी वज़ीर आला को ख़तरा है, ये भी सारा है, ऐसा सारा ये भी जो अब जो केस किया है ये बिल्कुल इसी तरह है कि जाके मानी PTI को बताएंगे जी हम बिल्कुल पार्टी के साथ वफादार हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किसको जिस तरह वही कह रहे हैं कि जिसने करवाया, जिस तरह भी करवाया इनसे करवा लिया, और सारा जो भी है सेटअप अभी भी वही है, उनको फ़ायदा जिनको नज़र आ रहा है। तो वो सारी सूरत हाल है, इसमें कोई वो नहीं हुआ। अगर ये जनरल दूसरी तरह से इलेक्शन जिस तरह करवाते तो उसमें देखते फिर क्या सीटें किस तरह आते, क्योंकि इनमें PTI के अंदर आपस में कितने धड़े हैं, वो आपस में एक दूसरे को वोट ही ना देते और इस तरह कर मसले होते हैं इनके लिए। तो ये जो सूरत हाल है इनके लिए फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों ने ले ली है, अब जो है अपोजिशन को ऊपर जाके सेनेट में ज़्यादा सा फ़ायदा हो जाएगा कि जहाँ उनको 3 सीटें मिलनी थी अब उनको ज़्यादा इधर से भी मिल गई, पंजाब से भी मिल गई, ज़्यादा फ़ायदा ही हो गया उनको। चलें ठीक है जी, मतलब मफादात है, मफादात की हुकूमतें हैं, उसमें अवामी मफादात और जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर होता है वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल बुनियादी सवाल सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी दुरुस्त थी? राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, बलूचिस्तान का जो एक अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर एक मर्द और ख़ातून को बेहमाना कत्ल किया गया, सियासी समाजी शख्सियात ने मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ाएँ देने का मुतालबा कर दिया है। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या सफ़ाकाना कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान इबरत का निशाना बन पाएंगे? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
सोशल मीडिया में वायरल होने से पहले भी एक दोस्त ने वीडियो शेयर की और मैंने उस पर फौरन नोटिस लिया। आईजी पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर नाज़रीन एक वीडियो वायरल है जो इससे तकरीबन 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें मर्दों के मजमे के सामने खातून को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। पहले ये बताया जा रहा था कि पसंद की शादी करने पर मर्द और खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज भुट्टी कहते हैं मकतूलीन के दरमियान कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं था। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। उधर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और आईजी बलूचिस्तान से फौरी तौर पर रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की और इस वाक़े पर सियासी समाजी शख्सियात का शदीद और सख्त रद्दअमल सामने आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को दरिंदा सिफ्त करार देकर उन्हें इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। इसी पर आज का हमारा ये सवाल होगा। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान के ब्यूरो चीफ रज़ा उर रहमान हमारे साथ हैं। जी रज़ा, खुश आमदीद कहूँगी आपको। एक तो सबसे पहले ये क्या वाक़या है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पर एक और तरह से इस वाक़े को पेश किया जा रहा था, फिर जब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से बात की तो उन्होंने उससे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ इसका एंगल सामने आया। इस वाक़े का असल है क्या, आपके इल्म में क्या है, और अब क्या वाकई मतलब उनको पकड़ लिया गया है, उनको क्या सज़ाएं दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू जो वहाँ का लॉ, जो जिरगा, मतलब ये एक ऐसी रस्म जो अभी तक क्या एग्जिस्ट करती है। ये तो एक वाक़या है ना जो हमारे सामने वीडियो के ज़रिए आ गया। क्या हमारा मुआशरा वाकई अभी हम इतने ही पीछे हैं कि इस तरह के वाक़यात आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं? जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाक़या जो है 4 जून का है, ईद उल अज़हा से 3 दिन कबल का, और ये कोयटा का मलहका इलाका है। मार्गट आस्तंगी के ये रिहायशी थे। ये इलाका ज़्यादातर ये कोल माइंस वगैरह यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर 4 जून को जो अब तक की इब्तदाई बात है वो ये बताई जा रही है कि 4 जून को ईद से 3 दिन कबल के वो यहाँ पर वाक़या पेश आया कि ये सातकज़ई कबीले के एक इस हवाले से जो इस वक्त मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसकी ये मुकदमा जो है पुलिस के मुद्दईयत में हुआ है, उसके मुताबिक मैं आपसे वो बात करूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये 2-3 दिन कबल ये वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद इसका ऐसे वाक़े का पता चला। इससे कबल नहीं था। आप देखें 4 जून से लेकर आज जुलाई के आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस आखिरी अशरे में आके पता करना चलना ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। और खुद वजीर आला ने भी इस हवाले से जो इलाके के डीएसपी थे स्पेशल ब्रांच के, उनको उन्होंने मुअत्तल भी किया है, कार्रवाई की है उनके खिलाफ। तो जो बताया जाता है, जो एफआईआर के अंदर दर्ज है, वो ये बताया जा रहा है कि सातकज़ई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकज़ई ने इन दोनों को कत्ल करने का फैसला सुनाया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए मर्द और इन खातून को मार्गेट के पहाड़ी इलाकों में ले जाकर कत्ल किया गया। और कत्ल में उनके जो रिश्तेदारों के अलावा जो उनके भाई जलाल खान सातकज़ई समेत 11 लोगों को उन्होंने कहा कि इसमें मुलव्विस हैं, और इससे भी ज्यादा है लोग, क्योंकि आसपास और लोग भी मौजूद थे, चशमदीद गवाह भी हैं। तो 11 लोगों को अब तक जो है गिरफ्तार किया गया है जब से हुकूमत ने इस मामले को का नोटिस लिया और इस हवाले से वो किया, और जिसमें कबीले के जो सरबराह भी हैं उनको भी शामिल किया गया है इन जो एफआईआर हुई है। और आज इनके सरबराह को सातकज़ई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकज़ई, जिन्हें रात को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश किया गया है, जहां से पुलिस को जिस्मानी रिमांड 2 दिन का है जिस्मानी रिमांड लिया गया है। तो वजीर आला ने बहुत सी चीजों के पर, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही थी उसमें तो यही था कि शायद इन्होंने इनकी आपस में 6 माह 7 माह पहले शादी हुई थी और उसके बाद इस तरीके से मुख्तलिफ इसके हवाले से बातें हो रही थी। लेकिन वज़ीर आला ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई हैं, तो उन्होंने इब्तदाई तहकीकात के हवाले से ये बात बताई है कि इन दोनों में कोई अज़वाजी ताल्लुक नहीं था। मर्द और खातून जो है पहले से शादीशुदा हैं और इनके 4 से 5 बच्चे हैं। वज़ीर आला ने ये भी वो की बात बताई, ये भी बताया कि जो मुतासरा
तो वैसे आपकी रिपोर्टिंग तहकीक क्या कहती है, क्या वजह क्या बनी फिर कत्ल की? जब एक तरह जो सोशल मीडिया की स्टोरी है वो भी गलत है, और जिस तरह वज़ीर आला कह रहे हैं जब कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं, क्योंकि सो कॉल्ड वहाँ पर गैरत के नाम पर जो इस तरह के बेहमाना कत्ल किया गया और किए जाते होंगे डेफिनेटली, तो अब जब ये सब कुछ नहीं है तो फिर क्या वजह? देखिए जी, बात यह है दुआ कि अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें ना, जो चीजें हम तक अभी पहुंची हैं कि मुतासरीन जो थे, मुतासरीन दोनों फरीक में थे, लड़के और खातून के, दोनों मर्द और खातून दोनों के, वो अहले खाना के हैं, उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है और ना ही किसी को इतला दी है। और अभी भी वो ये सुनने में आ रहा है कि अब भी वो जो है मुकदमा दर्ज करने से इनकारी हैं, और मर्द जो दोनों तरफ हैं वहाँ के मर्द जो हैं वो रूपोश हो चुके हैं। जबकि रात को जब पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की, छापा मारा इन दोनों के घरों पर, तो ख्वातीन ने छापे के दौरान जो है पुलिस पर पथराव भी किया है। यानी कि वो आप ये देखें ना कि इसमें अगर किसी चीज का देखा जाए तो वो मर्द और ख्वातीन के अहले खाना भी इसमें शामिल हैं, उनके एवज है। और जिस तरह वजीर आला ने एक चीज का इंकशाफ किया कि इनकी कोई इज्तिमाही ताल्लुक नहीं था, ये दोनों आपस में आमने सामने कहीं हमसाए थे, और ये गैरत के नाम पर कार्रवाई हुई और उसके भाई जलाल खान को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है, और वो उसने गोली उसने चलाई है और लोगों ने भी होगा, अहले खाना के जो थे गोली उसने चलाई है, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मतलब उनके खानदान वाले जो भाई थे वो भी इसमें शामिल थे। आमिर साहब, ये कैसी गैरत है, और हम क्या अभी भी पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं? चले, वहाँ का एक कानून है, एक फ़र्ज़ कर लिया जाता है, अगर वो गैरत के नाम पर इस तरह की सज़ाएं भी देते हैं, आखिर उसका अब वो इस तरह का कोई ताल्लुक तहकीक में साबित ही नहीं हुआ, तो फिर इतनी बड़ी सज़ा कि खुद ही आप कानून भी बन गए और सामने खड़े करके और वीडियो बना ली और फिर मार दिया गया, 9 7 गोलियाँ मारी गई। ये किस किस्म के मुआशरा है आमिर साहब, किस किस्म की गैरत है ये? बस ये कबायली रस्म व रिवाज के नाम पे उसे गैरत का नाम दे, कुछ भी कहें, इशू ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी हर सूरत में हुई है, और ये कानून को हाथ में लेना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। आप उसे गैरत का नाम दे दे, आप उसमें कबायली रस्म व रिवाज का नाम दे दे, ये पुलिस केस बनता था जिसको भी जहाँ पे भी जाना था, और अगर ये मीडिया पे ना आता तो फिर जाहिर है कि ये उसी तरह दब जाता। अब यहीं बलोच रिवायात से ख़वातीन को इस्लामाबाद में भेजा था मिसिंग पर्सनस के हवाले से। ये जो मिसिंग पर्सनस का केस ख़वातीन उठाती हैं, वो इस गैरत के नाम पे कोई बयान आया किसी का? नहीं आता। ये एक एजेंडा सेटिंग चल रही है इस मुल्क में कि जी यहाँ लाओ, दुनिया को कुछ और दिखाओ। जो वहाँ माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है, एक अरसे से पैदा हुआ है। आप देखें ना, सरदार को पकड़ के लाए हैं, उसको कोई हथकड़ी नहीं लगी हुई, उसको इज्जत और एहतराम के साथ ला के एक दिन का रिमांड लेके और वापस ले गए हैं। ये भी वीडियो में है। वीडियो में गोलियां मारते हुए भी दिखा रहे हैं, और वो गोलियां खा रही है, औरत भी खा रही है, मर्द भी खा रहा है। इशू ये है कि फिर कानून कहाँ पे है? इस पे यार लोग आ जाएंगे फौरन, वो जी मिसिंग पर्सन पे तो कानून आता नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। भाई जहाँ पे आना है या नहीं आना है, बहस तो होगी ना। अगर मिसिंग पर्सन पे बात हो रही है तो इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही? और जो लोग इंसानी हकूक के चैंपियन उधर बोलते हैं वो इधर क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे उनका कानून क्यों नहीं चलता? दोनों तरफ अगर वहाँ मिसिंग पर्सन हैं, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, और यहाँ गैरत के नाम पे जो लगाया गया तमाशा वो भी ठीक नहीं है। कानून को हर सूरत में हरकत में आना चाहिए। इसी पर हम आगे भी बात करते हैं, एक ब्रेक वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे। अयाज साहब, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इलियास साहब, आप समझते हैं कि मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा मिल पाएगी? जी, इसके लिए तो अब प्राइम मिनिस्टर तक नोटिस ले लिया, सबने नोटिस लिया है। तो ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, कानून होते हुए, सब कुछ है, कानून नाफज करने वाले अदारे भी हैं, वो हैं, उनके होते हुए भी इस तरह हुआ। जो ये कैसे ज़माना जाहिलियत में भी इस तरह का नहीं, एक सुना करते थे, लेकिन ये जो अब सामने हुआ, जब कानून मौजूद है तो सज़ा के लिए डालते हैं तो उधर लेना चाहिए। अब वो जाहिर है ये इस तरह कह रहे हैं, तो इस तरह के लिए तो भरपूर तरीके से करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस नहीं, इसको एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि इस केस को, जो सब पहले भी होते थे, ताकि इस टेस्ट केस को, ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। बिल्कुल जी। अयाज साहब देखें, तो अब मुझे वज़ीर आला साहब सरफराज बुल्की साहब की शायद सारी बातों से इत्तफाक होगा,
सिर्फ एक बात से इत्तफाक नहीं, जो वो कह रहे हैं रियासत मजलूमों के साथ है। हमने देख लिया अब जब वो पेश हुए सरदार साहब अदालत में, ये इंसादे दहशतगर्दी की अदालतें तो 200-200 साल कैद की सज़ा सुना देती हैं, 10-10 बार फांसी की सज़ा सुना देती हैं। और वो जब रिमांड दिया, पता नहीं रज़ा कह रहे हैं 2 दिन, मैं वो पढ़ रहा था 1 दिन का शायद रिमांड, जिस्मानी रिमांड उन्होंने दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये मजलूम एक, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, आपको याद होगा कि एक सरदार साहब, वो खैतरान के क्या नाम था उनका, एक खातून और उनके 2 बेटों को कत्ल किया था। उसके बाद उनकी निजी जो जेल थी, वो अकूबत खाना था, उसमें से भी लोगों को बाजियाब किया गया था। आपको पता है वो कहाँ है आजकल? वो इस वक्त PMLN के वजीर हैं बलोचिस्तान में। तो ये भी सरदार साहब कल को किसी पीपल्स पार्टी, PTI, JUI या PTI, वो उसके किसी नून लीग के वजीर हो जाएंगे। इसलिए रियासत इस यहाँ पे ताकतवर के साथ है, बासर लोगों के साथ है। और DGI पर कह चुके हैं रियासत हुकूमत होती है बुनियादी तौर पे, इसलिए इसको किसी और तरफ ना लेके जाइएगा। ये मैं सरफराज बुख्ती साहब से वजाहत कर दी। फैसल साहब, देखिए ये जो बलूचिस्तान की हद तक हम बात करें रियासत की और हुकूमत की, वो तो कम से कम इस कबायली निज़ाम के साथ है, जागीरदाराना निज़ाम के साथ है, इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो माफिज है। जिस तरह ये वाक़या हुआ कि पूरी दुनिया इस वाक़े को जो है ना एज ए ख़बर ले रही है, लेकिन जो इस पूरे खेल का मेन किरदार था उसको कितने VIP प्रोटोकॉल के साथ जो है अदालत में पेश किया गया, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जागीरदारी निज़ाम जो है वो कानून पे हावी है, कुछ भी नहीं होगा। ये आखिर में वो मजलूम व कमज़ोर ख़ानदान जो है वही मुफाहमत करेंगे, वही इनसे जो है ना जागीरदार से उल्टी उनको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।